हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है डेट 25 मई 2026 और आज के दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे हम लोग। इससे पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी नोटिस है। जो व्यक्ति रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए हम लोग पॉलिटी के लेक्चर्स देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर को देखा था, जिसमें हमारा अभी करंट जो टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल राइट्स, उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच तक के जितने भी फैक्ट्स हैं उसको देख लिया था। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 92 तक। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर पसंद आ रहे हो। तो चलिए आज का हम लोग पहले टॉपिक्स को समझ लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे करंट अफेयर के लिए हैं। यह है पहला, सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा देशद्रोह कानून की धारा 124A का पुनरुद्धार की बात की जा रही है। इसके अलावा क्वाड ढांचे में प्रासंगिकता और उसके विकास को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, उसको देखेंगे। इसके अलावा है टॉपिक हमारा नंबर 4, जिसमें यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के बारे में जानेंगे और क्वेटा पाकिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व बैंक और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े के बारे में जानेंगे। ये इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए क्यों हो गया है, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट है एशियाई जवाहरलाल मुखी, ये कहाँ है और ये किस लिए चर्चाओं में रहा है। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट्स को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है सामान्य नागरिक संहिता से आदिवासियों को बाहर रखने का प्रावधान होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो आदिवासी जितने भी होते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी एक स्पेशलाइजेशन होती है वहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में, और उनकी जो प्रिमिटिव प्रिविलेज है उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाएगा, ताकि उनमें जो आने वाले सुधार हैं, जो हम लोगों के आम जनमानस में देख पाते हैं कि जिस तरह से हम लोग प्रोग्रेसिव हैं, जितने हम लोग ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, उनसे उन लोगों को दूर रखा गया है, या हमारे समाज से उनका कटाव जिनका है उसको मेंटेन रखने के लिए और उनके उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जिसके कारण वो आदिवासी होते हैं, उसको देखते हुए ऐसा किया जाएगा, ताकि उनकी जो प्राकृतिक संरक्षण की भावना है उसमें हस्तक्षेप न किया जाए, मातृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप न किया जाए, ताकि आने वाली जो फ्यूचर है हमारी, वो इस बातों को समझ सके कि हमारे जो एंशियंट पीरियड के लोग थे वो किस प्रकार से रहते थे, और आज के डेट में हम लोग जब कंपैरिजन करना हो दोनों के बीच में, एंशियंट और मॉडर्न के बीच में, तो किस प्रकार से कर पाएंगे। और इनके जो आवास की प्रणाली है, खान पान की प्रणाली है, और इसके अलावा जो लोगों के साथ इनका कम्युनिकेशन है, अदर लोगों के साथ कम्युनिकेशन है, उनको किस प्रकार से ये धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, उसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको इन सब चीजों से बाहर रखा जाए, उन पर इन जो सामान्य नागरिक संहिता है उससे इनको बचा के रखा जाए। सामान्य नागरिक संहिता से अगर समझे, इसमें जो है, इसमें शादी विवाह से संबंधित और सामाजिक जितने भी प्रथाएं हैं उसमें यूनिफिकेशन की बात की जाती है, जबकि आदिवासियों में बहुत जगह देख सकते हैं कि अभी भी बहुपत्नी प्रथा है और बहुबाल विवाह प्रथा है। इस तरह के जो प्रथाएं हैं उनमें अभी भी है, और उसमें वो लोग किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से बचते हैं, और इसके लिए वो विद्रोह पर भी आमादा हो जाते हैं। तो उनकी इसी प्रिविलेज को बनाए रखने के लिए ऐसा हमेशा घोषणा किया जाता है, या जब भी ऐसा किया जाएगा, यूसीसी की इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी इन आदिवासी क्षेत्रों में, तो उनको इन सब चीजों से बाहर रखा जाएगा, यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो पॉलिटी के संदर्भ से और इंटरनल सिक्योरिटी के संबंध से हमारे सामान्य नागरिक संहिता को संबोधित करते हैं। तो पहला आता है आर्टिकल 44, जो सामान्य नागरिक संहिता के बारे में डिफाइन करता है कि सामान्य नागरिक संहिता क्या है और ये क्यों जरूरी हो जाता है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि आजादी के बाद इसको अप्लाई करने की जिम्मेवारी जो है संसद की होगी, और जितना जल्द हो इसको अप्लाई करने का प्रयास किया जाएगा। ये आर्टिकल 44 में आता है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। इसके अलावा देखें तो अनुसूची 5वीं है और 6ठी, जिसमें आदिवासियों के प्रशासन और उनके नियंत्रण को लेकर प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 5 में आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों के उनके प्रशासनिक ढांचे को और
उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। जो जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 5th शेड्यूल में 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में बताया गया है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, ये 6ठी और 5वीं हमारे जो है अनुसूची में बताए गए हैं। इसके अलावा देखें तो आर्टिकल 371 जो है इसमें विशेष बंद किए गए हैं विशेष जनजातीय क्षेत्रों और उनके बहुत सारे क्षेत्रों के लिए, जैसे अलग अलग राज्यों में कुछ कुछ छोटे छोटे सेक्टर जनजातीय क्षेत्र हैं उसके बारे में इसको बताया गया है। ये है हमारे पॉलिटी से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। आर्टिकल 44, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और 371 आर्टिकल, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग समान नागरिक संहिता से जोड़कर देख सकते हैं, जो हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। ये क्यों रिलेवेंट है ऐसा हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, देशद्रोह कानून की धारा 124 एक के पुनरुद्धार की बात की जा रही है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो निचली अदालतें हैं उनमें त्वरित सुनवाई के लिए इस प्रकार के जो भी एक्ट लगाए जाते हैं किसी व्यक्ति पर, उसकी सुनवाई त्वरित की जाए, स्पीडी ट्रायल की जाए, ताकि जिसकी भी फंडामेंटल राइट्स का किसी भी व्यक्ति का उल्लंघन ना हो पाए, आर्टिकल 19 का उल्लंघन ना हो पाए, जिसमें हर व्यक्ति अपना खुलकर मत और विचार को रखने का ये छूट प्रदान होता है उसको। इस प्रकार से देखें तो देशद्रोह कानून की धारा 124 का पुनरुद्धार के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। ये देखें तो कौन से केस में ऐसा हुआ था, जो अभी एसजी बोमवटकरे, एसजी बोमवटकरे इनके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केस चली थी। उस समय ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी बात रखी गई थी कि देशद्रोह कानून की स्पीडी ट्रायल की जाए, ताकि निचली अदालतों में जो भी कार्रवाई हो स्पीडी ट्रायल के रूप में हो सके, और इसकी संवैधानिकता की जांच करने का भी प्रावधान करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। ये किस प्रकार से अभी भी लागू करने की इसकी जरूरत है या इसको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, ऐसा इसलिए इस तरह के कानून जो है ड्रैकोनियन प्रिंसिपल पर चलते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है पहली बार ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। भारत में एक किसी भी मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए इस प्रकार के आर्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाता था। तो आज के डेट में ये जो वाद विवाद चलता है, आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की अवधारणा दे रखी है, तो उसका ये कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और हम लोग उसी माइंडसेट के तहत नहीं चल रहे हैं जो अंग्रेजों के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था हमारे देश में जब वो रूल कर रहे थे। इस तरह के देखें तो कानून में हम लोग के सुधार की जरूरत जरूर दिखती है और करनी भी चाहिए। इसका मिसयूज गवर्नमेंट के द्वारा और अथॉरिटीज के द्वारा किए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि डराना या धमकाना हो तो ऐसा कर पाते हैं इस कानून के तहत। नेक्स्ट है क्वाड ढांचे की प्रासंगिकता और विकास के संदर्भ में आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है नई दिल्ली में, जिसमें क्वाड देशों के सदस्य जो हैं यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 4 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जापान के जो विदेश मंत्री है उनके द्वारा तत्काल एजेंडा के रूप में उच्च तकनीक और हरित ऊर्जा परिवर्तन पर जोर दिया गया है, ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर और हाई टेक्नोलॉजी पर, महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग की बात की जा रही है, क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग की बात की जा रही है। क्रिटिकल मिनरल्स आज के डेट में काफी प्रासंगिक हो गए हैं। जब हम स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करते हैं दो देशों के बीच में, ये देखेंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स जो है यूएसए और चाइना के बीच में प्रतिद्वंद्विता का कारण है। इस प्रकार के जो व्यापारिक विद्रोह छोड़े हुए हैं एक देश दूसरे देश के साथ, भारत का भी इस तरह के क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अपना खोज जारी किया हुआ है। इस पर बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं। भारत अन्य देशों के साथ इस प्रकार का टाई अप कर रहा है जिससे महत्वपूर्ण खनिजों को प्राप्त किया जा सके, जो हमारे आने वाले फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जा सके। इसके अलावा देखें तो यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के एक लीडर था जो वांटेड था, जिसको 2023 से ही सरकार के द्वारा खोजा जा रहा था, उसको कल असम राइफल के द्वारा
असम राइफल के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन में काम करता है और खासकर मणिपुर मिजोरम में। जहां पर इनकी एक तरह से देखें तो लिबरेशन की बात की जाती है भारत से और भारतीय आर्म फोर्सेस से। इसको देखें तो इसका जो एक महत्वपूर्ण लीडर था उसको असम राइफल के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेटा पाकिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा, BLA के द्वारा, जिसमें ये ट्रेन जो है क्वेटा में जा रही थी जिसमें आत्मघाती हमला किया गया जिससे 26 लोगों की मौत हो चुकी है। आप लोग पूछ सकते हैं कि इसमें हमारे करंट अफेयर से कौन से रिलेटेड तथ्य हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि बल्ख लिबरेशन आर्मी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में काम करती है और ये भी लिबरेशन की बात करती है पाकिस्तान से। ये एक स्पेशल आइडेंटिटी रखते हैं बलोच की और ये अपना एक अलग से देश बनाने की मांग करते हैं पाकिस्तान आर्मी से और पाकिस्तानी सेना से, जो इनको काफी दिनों से मशक्कत करनी पड़ रही है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे, विश्व बैंक और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े देखें। इसमें प्रजनन दर में हमारे देश में कमी दर्शाया गया है। 1990 के दशक में ये प्रजनन दर 3.4 था, जो 2020 के दशक में ये घटकर 2.0 से भी के लगभग 2.0 के लगभग रह गया है। इसको देखें तो ये प्रतिस्थापन स्तर जो है 2.1 इससे भी नीचे है, जिससे हम लोग जनसांख्यिकीय लाभ को हम लोग एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसको देखते हुए देखें तो इस प्रकार से यदि हम लोग चलते रहें तो हमारी जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन कर जाएगी। जो मिनिमम ग्रोथ रेट किसी भी देश की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए जितनी पॉपुलेशन की जरूरत होती है वो 2.1 प्रतिस्थापन दर से होनी चाहिए, जो कि कम है। इसमें देखें तो बहुत सारे जो ऐसे स्टेट हैं जिनमें 2.0 से भी नीचे की प्रतिस्थापन दर से भी नीचे की काफी पॉपुलेशन में कमी आ रही है, जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये जो राज्य हैं इनमें प्रतिस्थापन दर से भी काफी नीचे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, 1.9 के लगभग हो रही है। जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे देखा था, उसमें भी ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है ये आंकड़े कौन जारी किया था? तो विश्व बैंक और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार यह है कि हमारा प्रजनन दर जो था 1990 के दशक में 3.4 था, जो आज घट के हो गया है 2.0। ठीक है। नेक्स्ट है एशियाई जवार नदमुखी, ये उत्तरी कन्नड़ में है, उत्तरी कन्नड़ में उत्तरी कर्नाटक के रीजन में देखा जाता है। और यहाँ पर देखें तो 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें ये बोट के द्वारा मछुआरे जो है मछली की खोज में निकले थे, जहां पर ये एशियाई ज्वारनदमुखी के चपेट में आ गए, इनकी मृत्यु हो गई। तो हमारे लिए ये क्यों जरूरी है कि एशियाई ज्वारनदमुखी कहाँ है? तो ये है उत्तरी कन्नड़ में या कर्नाटक में, इसको खंबात की खाड़ी में भी बोल सकते हैं, नियर बाई। इस तरह से देखें तो हमारा आज का जो करंट अफेयर है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको हम लोगों ने देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप लोग ये सेशन अच्छा लगे छोटा सा, आप लोग कमेंट शेयर कर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखें, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।